गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है उसी का पार्ट थर्ड शुरू करवा देता हूँ, जिसमें प्रायद्वीप पठार के बारे में आपको बताऊँगा। इससे पहले जो हमने पढ़े वो हिमालय पढ़े थे और उत्तर का मैदान पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनते हैं। तो पहली बात जो होती है, पठार क्या होता है। तो पठार जो होता है ये एक ऐसा स्थल होता है जो मेज की आकृति वाला स्थल होता है। किसकी आकृति का होता है? मेज की आकृति वाला स्थल होता है। टेबल जैसा होता है ये, तीव्र ढलान होती है इसकी, और ऊपर का जो भाग है समतल होता है, इसको हम पठार कहते हैं। ठीक है, फिर प्रायद्वीप क्या होता है? ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ स्थल कहलाता है। ठीक है, प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो। जैसे ये भारत का एक नक्शा है जो तीन तरफ से अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से और हिंद महासागर से तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसलिए ये जो क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है ना, दक्षिण क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहेंगे। ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र इसका है। ठीक है, अब जो निर्माण है इसका वो गोंडवाना भूमि की टूटने से बना है। ठीक है ना, गोंडवाना भूमि जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था, जो शुरुआत करवाया था इस पार्ट का, तो मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी जो है उसमें सभी महाद्वीप जो करोड़ों साल पहले एक ही चिपके हुए थे एक दूसरे से। अफ्रीका के साथ दक्षिण अमेरिका फंसा हुआ था, है ना। नीचे निचले हिस्से में ऑस्ट्रेलिया फंसा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का जो खड्डा है उसके बीच में इंडिया की चोंच फंसी हुई थी। ये वाली चोंच जो होती है ना, वही कुछ इस तरीके से फंसी हुई थी ऐसे। तो ये सब चिपके हुए थे, स्थलखंड थे, जो करोड़ साल बाद में जो है इनमें टकराव हुआ, कुछ गति हुई, प्लेटों की गति की वजह से टूटने से जो है कुछ भाग ऊपर की तरफ बढ़ा। तो जो ऊपर की तरफ जो भाग बढ़ा वो अंगारा लाइन कहलाया, जो नीचे की तरफ जो भाग बढ़ा वो गोंडवाना लाइन कहलाती है। जब ये गोंडवाना लाइन और टूटे तो उनसे इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ है, इसलिए इनको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक है, अब ये प्राचीनतम भूभाग है, बहुत पुराना भूभाग है, हिमालय से भी पहले बना हुआ भूभाग है। चौड़ी और छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ मिलती हैं, है ना। चौड़ी घाटी चौड़ी होंगी, छिछली यानी कम गहरी की होंगी। ठीक है ना। अब दो मुख्य भाग हैं इसके, मध्य उच्च भूमि, ठीक है ना, ये मध्य उच्च भूमि है। फिर दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार है। ठीक है, मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में है। ये नर्मदा नदी इसके उत्तर में जो स्थित है वो मध्य उच्च भूमि, जिसको मालवा का पठार भी कहते हैं। प्रमुख नदियाँ जो यहाँ पे मिलेगी वो चंबल है। चंबल जो यहाँ से इस तरीके से बहती है ना। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये जो नदियाँ होंगी वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है ना, कहाँ से? दक्षिण, यानी शुरू नीचे से हो रही है, ऊपर की तरफ बह रही है, और दक्षिण पश्चिम से पश्चिम जैसे ऐसे होते हुए कहाँ जाएंगी? उत्तर, पहले ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर वापस कहाँ जाएंगी? पूर्व की तरफ जाएंगी। यानी ये सब गंगा नदी के अंदर या यमुना नदी में मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मध्य जो भूमि है, ठीक है ना, मध्य भूमि पश्चिम में चौड़ी है। ये जो मध्य भूमि है ये पश्चिम में तो है चौड़ी, लेकिन पूर्व में तो पतली हो जाती है, यहाँ पे जाके संकीर्ण हो जाती है। ठीक है, पूर्वी विस्तार जो है इसका स्थानीय भाषा बुंदेलखंड कहते हैं, यानी जिसको पूर्वी विस्तार जो है ये वाला बुंदेलखंड इसको हम कहते हैं। इसके पूर्व में छोटा नागपुर का पहाड़ स्थित है। ये आपका जो पूर्व में जो छोटा नागपुर का पहाड़ है, ये वाला छोटा नागपुर का पहाड़ स्थित है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम का पठार त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है ये। ठीक है ना, देख लेते हैं वापस एक बार। ये नर्मदा नदी इसके दक्षिण में स्थित, और ये त्रिभुज के आकार का एक पठार है। ठीक है, फिर इसकी स्थिति उत्तर में तो सतपुड़ा श्रृंखला से के बाद शुरू होता है ये। ठीक है ना, तो महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ और मेकाल श्रृंखला इसका पूर्वी विस्तार है। ठीक है, ढाल इसका पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी इसका ढाल कुछ इस तरीके से है, ऐसे, है ना। ये समतल है थोड़ा इस तरह, यानी ऐसे है इसका ढाल। ठीक है ना, अब पूर्व में तीन प्रमुख श्रृंखलाएं मिलेंगी यहाँ पे, गारो, खासी, जयंतिया मिलती है। ठीक है ना, गारो, खासी और जयंतिया मिलती है, जो कि मेघालय में स्थित है। और यही मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया में मौसिन राम एक जगह है। मौसिन राम एक जगह है। इसी मौसिन राम में क्या मिलता है? विश्व का सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र यहाँ मिलता है। ठीक है, अब दक्षिण पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी किनारे पर पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। पूर्वी और जो पश्चिमी जो घाट है ना, एक घाट का मतलब पहाड़ियाँ हैं, एक श्रृंखलाएं हैं जो इसके इस दिशा में है। किसके? दक्कन के पठार के पश्चिम में तो है पश्चिमी घाट, और इसके पूर्व में है पूर्वी घाट। ठीक है ना, यानी जो दक्षिण का जो पठार है, पश्चिमी और पूर्वी
घाट के बीच में स्थित है। ठीक है, एक एक करके जो है इसके मैं आपको सारे समझाएं। पश्चिमी घाट क्या होता है, तो पश्चिमी घाट क्या है, समानांतर स्थित सतत श्रृंखला है। ये समानांतर एक पैरेलल स्थित है और सतत श्रृंखला एक कंटिन्यूस श्रृंखला है। इसे केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। सतत है ना, क्योंकि कंटिन्यू है तो पहाड़ों का आप ऐसे तो लांद नहीं सकते, तो दर्रे होते हैं। दर्रे वो रास्ता होता है, पास कहते हैं। दर्रों को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, पासेस। ठीक है ना, तो पासेस हैं, कुछ पासेस हैं, इनको पार किया जा सकता है, इनको यानी इनके क्रॉस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए भारत की स्थिति है। भारत में जो है मैंने आप लोगों के लिए कुछ मानचित्र बनाए, मानचित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो ये जो है ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी प्रायद्वीप पठार की स्थिति बताता हूँ। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है देखिए, ये अरावली श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला के पश्चिम से यानी पूर्व से लेकर जो है ये कुछ इस तरीके से, ये जो मध्य उच्च भूमि है ये वाली, ठीक है ना। और मध्य उच्च भूमि का जो देखिए यहाँ पे तो चौड़ाई में है, फिर ये पतला होता जाता है, संकीर्ण हो जाता है। पतला होने के बाद यहाँ पे छोटा नागपुर का पहाड़ जो है पठार बन जाता है। ठीक है, फिर ये शुरू जो होता है विंध्यन जो पर्वत है, यानी नर्मदा नदी से शुरू होता है। नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के ऊपर का जो भाग है वो पूरा भाग कौन सा है, ये है मालवा का पठार, जिसको मध्य उच्च हम भूमि कहते हैं। ठीक है ना, अरावली श्रृंखला हो गई ये आपकी नर्मदा नदी हो गई, ये विंध्यन श्रृंखला हो गई जिसे चंबल नदी वगैरह निकलती है। फिर इसी के नीचे नर्मदा के नीचे दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। इसी के सतपुड़ा की पहाड़ी के दक्षिण महादेव की पहाड़ियां हैं, ये दोनों महादेव की पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है जो कि दक्षिण के जो दक्कन का जो पठार है उससे जुड़ा हुआ समानांतर चलता है पश्चिमी तट के साथ में। और ये जो है ये पूर्वी घाट है। ठीक है, देखिए पूर्वी घाट टूटा हुआ है ना, बीच में टूटा हुआ है। ये इसको कुछ नदियां यहाँ से निकलती हैं, नदियों ने इसको तोड़ दिया है, यानी काट दिया है कालांतर में। ठीक है, ये एक सतत श्रृंखला है, इनको केवल पास से ही पास करते सकते हैं। मानचित्र में आप देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखाते हैं पास को, दर्रों को। ठीक है, अब प्रमुख दर्रे यहाँ पे जो हैं, प्रमुख जो दर्रे हैं यहाँ पे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट है, जिससे इनको पार किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, यह आप देखिए इनकी स्थिति जो ये ऊंचाई में है, ये ऊंचे ज़्यादा हैं। ठीक है ना, ऊंचे ज़्यादा मतलब इनकी जो ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर की हाइट है। कितनी, 900 से 1600 मीटर है। ठीक है, इसकी जो 900 से 1600 मीटर इसकी ऊंचाई है। सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की वो अनाईमुदी है। कौन सी है, अनाईमुदी, जो कि यहाँ बनी हुई है दक्षिण में, तमिलनाडु केरल के पास में। ठीक है, जिसकी जो कुल ऊंचाई है 2695 मीटर है। कितनी है, 2695 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। फिर देखिए पूर्वी घाट की तरफ बढ़ते हैं। तो पूर्वी घाट जो है ये सतत नहीं है, सतत का मतलब कंटिन्यू तो है नहीं, अनियमित है। अनियमित मैंने आपको बताया, टूटा हुआ है, टूटा फूटा है। महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक ये चलती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो घाटी है ये महानदी घाटियाँ हैं। महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक ये जो विस्तार है इसका। ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसे काट दिया है। तो बंगाल की खाड़ियों में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो देखें गोदावरी प्रमुख नदी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये चार नदियां हैं। ठीक है ना, ये चार नदियां हैं जिन्होंने इसको काटा है, काट दिया है मतलब। ठीक है, ठीक है। औसत ऊंचाई जो है इसकी 600 मीटर है, यानी कि ये पश्चिमी घाट से भी नीचा है। जो सर्वोच्च चोटी है इसकी वो है महेंद्रगिरी। कौन सी है, महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर ऊंची है। ठीक है ना, यहाँ पे जो है ये महेंद्रगिरी है, ये महेंद्रगिरी, ये छोटा सा मैंने जो बना रखा है। ठीक है ना, और ये 1501 मीटर की ऊंचाई में है। ठीक है, अब पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, अब पर्वतीय वर्षा क्या होती है कि जैसे ये पर्वत है, स्थिति है, बादल जो होते हैं जब या समुद्र से जल भर के अपने ले आते तो ये क्या करेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में क्या होता है कि यहाँ पे टकराएंगे इनसे, भारी होते तो ऊपर जा नहीं सकते, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो ये क्या इनसे टकरा के यहाँ बारिश करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ बारिश करेंगे तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ बारिश हो रही है। अब जब ये बारिश थोड़ी कम, यानी इनका भार कम होगा तो ये ऊपर उड़ के जो है इस तरह यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो ऊपर जैसे बढ़ेंगे तो इनमें संघनन क्रिया होती है, यानी ठंडे हो जाते हैं, तो ठंडे होने के बाद बारिश होती है। लेकिन यहाँ जो बारिश होगी पश्चिमी
ढाल की अपेक्षा कम होगी, इसलिए ये जो प्रदेश हो जाएगा वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश ये कहलाता है। ठीक है, इसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अब पश्चिमी घाट के अन्य नाम भी हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है ना, जो बहुत ही जरूरी नाम है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के क्रम में थोड़ा पेपर को एडजस्ट कर लेते हैं, फ्रेम के अंदर ले आते हैं ताकि आपको कुछ समस्या ना हो। ठीक है, आगे बढ़ने के क्रम में देखें, पूर्वी घाट जो है वहाँ पे ऊटी की पहाड़ियाँ हैं, जिसे उड़ग मंडलम कहते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट में स्थित होती हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार की जो प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पे काली मृदा मिल रही है। मृदा कौन सी मिल रही है? काली मृदा, जो कि बहुत उपजाऊ होती है। और ये मृदा जो है ज्वालामुखी से मिली है, यानी कई करोड़ों साल पहले यहाँ पे जब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जुड़े हुए थे तो यहाँ ज्वालामुखी स्थित हुआ करते थे। इन ज्वालामुखी जो लावा निकला है, उस लावा के फैलाव से ये बनी है और कालांतर में इसमें अपर्दन क्रिया की वजह से क्या मृदा में तब्दील हो गई है। ठीक है, अगला जो भूभाग है हमारा वो है भारतीय मरुस्थल, जिसको थार मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? थार मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये दक्षिण में, अब इसकी स्थिति देखें तो अरावली के पश्चिम है। किधर है ये? अरावली के पश्चिम। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो नक्शा बताया था, उस नक्शे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, वापस आपके लिए बना ही देते हैं नक्शा एक। जैसे ये जो स्थिति है जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है इस तरीके से है, ये अपना राजस्थान। ठीक है ना, अब देखें अपने राजस्थान से मतलब है ना, तो यहाँ से जो है अरावली की स्थिति शुरू हो जाती है। ठीक है, ये अरावली है। ठीक है ना, तो अरावली के जो पश्चिम है ये पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? रेगिस्तानी क्षेत्र ये कहलाएगा। बालू की टीलों से में से ढका हुआ रहता है। यहाँ बहुत जो मिट्टी है, मिट्टी भी नहीं कहते, बालू कहते हैं। ठीक है ना, उससे ढका हुआ रहता है। वर्षा यहाँ पे 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। कितनी? 10 से 20 सेंटीमीटर होती है पूरे साल, इसलिए पूरा शुष्क प्रदेश होता है। वनस्पति बहुत कम होगी यहाँ पे। प्रमुख नदी जो है लूनी नदी है, जो कि सूखी रहती है। वर्षा ऋतु में जल आता है, वरना ये पूरी सूखी रहती है। ठीक है, देखें यहाँ पे जो है एक अर्धचंद्राकार बालू की टीले मिलते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसे टीले मिलते हैं, ये आधे चंद्राकार टीले मिलते हैं। ठीक है, अब अर्धचंद्राकार जो टीले होंगे बालू के, उनको हम बरखान कहते हैं। क्या कहेंगे? बरखान कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में सम के धोरे होते हैं, कहीं जैसलमेर क्षेत्र में जाए तो आपको ये जरूर मिल जाएगा। अब राजस्थान के 12 जिलों में इसका विस्तार है, रेगिस्तान का, थार के रेगिस्तान का, ये याद रखें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तटीय मैदान देखें तो तटीय मैदान जो है पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम में देखें तो अरब सागर से लेके और पूर्व में देखें तो बंगाल की खाड़ी तक ये विस्तृत है। अब इसके 3 भाग हैं। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से? तो मुंबई से गोवा तक जो भाग है उसको कोंकण तट कहते हैं। तो आप कभी बेंगलोर साइड में कहीं गए होंगे तो आपने कोंकण रेलवे जरूर सुना होगा। कोंकण रेलवे वही है जो इसी तट के सारे चलती है। ठीक है, गोवा और कर्नाटक के बाद का जो क्षेत्र पड़ता है उसको हम कन्नड़ तट कहते हैं। कौन से तट कहेंगे? कन्नड़ तट कहेंगे। ये जो किनारा पड़ गया ना, इसको कन्नड़ तट कहते हैं। फिर कर्नाटक और केरल के बीच का जो तट होगा इसको मालाबार तट कहेंगे। ये वाला जो तट होगा कौन सा हो गया? मालाबार तट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सरल से है, कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए ब्रेड की बीच सैंडविच कैसे बनता है, तो इस सैंडविच की तरह ये समुद्री किनारे और दक्षिण के पठार के बीच में बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए बंगाल की जो खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान चौड़ा है। ठीक है ना, ये बंगाल की खाड़ी है ना ये, तो बंगाल की खाड़ी के साथ देखें तो ये चौड़ाई ज़्यादा है इसकी तुलना में देखा जाए तो, और समतल भी ज़्यादा है। ये बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा व समतल है। ठीक है, उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? ये वाला जो पोर्शन होगा तटीय मैदान को उत्तरी सरकार कहलाएगा पूरा। ठीक है, और जो दक्षिणी भाग है इसको कोरोमंडल तट के नाम से हम जानते हैं। ये वाला जो भाग है कौन सा भाग है? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी यहीं पे डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, डेल्टा मैं आपको बता देता हूँ कि जब नदियाँ इस तरीके से बहती हैं तो जब पहाड़ों से बहती बहुत तेजी से आती है, लेकिन जैसे ही वो मैदानों में आते तो ढलान कम होती है, समुद्र किनारे पहुँचते ढलान बहुत कम हो जाती है इसकी। तो ये जो भी निक्षेप लाते हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जमा देते हैं। अब ये जमा रहे हैं तो पानी कहाँ जाएगा? तो पानी इस तरीके से धाराओं में, अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। यही डेल्टा होता है। ठीक है, चिल्का झील।
चिल्का झील जो है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो कौन सी है? चिल्का झील। ठीक है, एक बार फिर से उस पेज पर आ जाते हैं जिस पेज पे मैं आपको बताता। तो ये देखिए, ये जो मैंने छोटी चीज़ बना रखी है ना, खड्डा जो है यहाँ पे, ये एक चिल्का झील है। ठीक है, जो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। ठीक है, ठीक है। अगला जो हमारा भौतिक खंड है वो है द्वीप समूह। तो भारत के पास 2 द्वीप समूह हैं। एक तो है लक्षद्वीप, ठीक है, जो केरल के मालाबार तट के एकदम पास में है। ये प्रवाल से निर्मित द्वीप है। प्रवाल जो होते हैं वो छोटे छोटे एकदम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको बहुत सूक्ष्म जीवी होते हैं, जिनके ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बना हुआ होता है, और जब ये मरते हैं तो वो खोल वहीं रह जाता है। तो उसी के ऊपर नए जो होते हैं वो प्रवाल जन्म लेते हैं। तो इस तरीके से इनकी एक वो बन गई, परत बन जाती है। तो ऐसी परतों से ये प्रवाल बने हैं, मतलब द्वीप बने हुए हैं। ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है इनका। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इनका फैलाव है। ठीक है, राजधानी इसकी कवारती है। पीटली द्वीप जो है ये खाली द्वीप है, यहाँ पे कोई दूसरा कोई इंसान नहीं रहता है। तो यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा है? पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पे स्थित है। अगला जो हमारा द्वीप समूह है वो है अंडमान निकोबार। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में है। ठीक है ना, इसमें ये बहु बहुत सारे और बिखरे हुए हैं। ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से इनकी स्थिति है, कुछ ऐसे बिखरे हुए हैं, कुछ चेन से इस तरीके से बिखरे हुए हैं भारत में। ठीक है, अब ये 2 खंड है, इसके 2 भाग हो गए ना। ये ऊपर वाला जो भाग हो गया उसका उत्तरी अंडमान कहेंगे, ये अंडमान ऊपर वाला। दक्षिण में जो होगा उसको निकोबार कहेंगे। तो ये तो हो जाएगा आपका निकोबार, और ये हो जाएगा अंडमान। ठीक है, यहाँ पे इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अब देखिए, अब द्वीपों का क्या महत्व होता है। द्वीप जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे जो सामरिक दृष्टि का मतलब होता है कि हमारे जो सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय जंगलों से ढके ही रहते हैं, घने जंगल मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं। जलवायु यहाँ विषुवती है। विषुवती यानी विषुवत रेखा के पास में है, इसलिए वहाँ पर गर्मी खूब पड़ेगी, आर्द्रता ज़्यादा रहेगी, बरसात होती रहती है। यानी रोज शाम को 4 बजे के आसपास यहाँ बारिश होनी ही है। ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश उपयोगिता क्या होती है? तो देखिए, ये उपयोगिता बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। देश की प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं ये। उत्तरी पर्वत जो हैं जल और वनों का प्रमुख स्रोत है। उत्तरी पर्वत यानी हिमालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, पठारी भाग खनिजों के भंडार होते हैं। पठारी भागों में खनिज खूब होते हैं। तटीय क्षेत्र में मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाओं के लिए उपयुक्त है। मत्स्य पालन होता है और पोत बनते हैं। पोत आपको पता है ना, ये बड़े बड़े जो जहाज बनते हैं पानी के, उनको पोत कहते हैं। तो यहाँ पे ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर कंप्लीट है ये आपके। इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, आपके पास बुक्स होंगी। ठीक है ना, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप पढ़ें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक जो क्वेश्चन मैं लिखा नहीं, मैं आपको यूँ बोल देता, आपको करना है। वो ये है कि प्राकृतिक प्रदूषण की उपयोगिता क्या होती है। ये उत्तर आपको 9वें प्रश्न के रूप में आपको इसको लिख कर करना है। ठीक है ना, यानी मैं लिख देता हूँ कि तो प्राकृतिक, ठीक है ना, प्रदेशों की उपयोगिता आपको लिखनी है। क्या लिखेंगे? प्राकृतिक प्रदेशों की उपयोगिता आपको लिखनी है। ठीक है, हो जाएगा ना ये काम आपसे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।